प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी पर। बच्चों, आज हम आपको सॉल्व कराएंगे एक आपका यूपी बोर्ड एग्जाम का वायरल पेपर, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो आप लोग इस पेपर को ध्यान से देखिएगा और इनमें जो भी हम प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे उसे कहीं ना कहीं आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आने ही आने वाले हैं। आप लोग देखिएगा, आएगा ज़रूर। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं, पहले बहुविकल्पी प्रश्न से शुरू करते हैं। हमने आपको बता दिया है, पहले एक पेपर सॉल्व करा करके 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जिसको आपको एमआरसी पे बनना रहता है। आप बिना समय गवाए आइए देखते हैं अपने प्रश्न को। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसमें क्वेश्चन की जो बहुविकल्पी प्रश्न है पहले से ही हमने टिक मार रखे हैं, इसलिए आप लोग इसे गौर करिएगा। जो टिक मारा गया है वही आपका सही उत्तर है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1779, 1789, 1780 और 1799। तो जो आपका सही उत्तर होगा 1789 है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आप लोग कहेंगे 1789 में। अगला है, नेपोलियन संबंधित है, यानी नेपोलियन जो था वह कहाँ से संबंधित था? फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नेपोलियन आप सबको पता है कि कहाँ संबंधित था, फ्रांस से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? यानी जलियांवाला बाग जो घटना है वो कब हुआ था? 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या 25 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग की हत्याकांड की घटना जो हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? ये आप सबको पता होना चाहिए। वंदे मातरम गीत के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर आपके नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान के लेखक हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो आईएमएफ है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 में, 1942 में, 1945 में या 1944 में। तो जो आपका सही उत्तर होगा, आईएमएफ की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। अगला है, भारत में कितने राज्य संघ केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो जो आपका सही उत्तर होगा 8 होगा। यानी भारत में कितने राज्य संघ केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपके 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्यों के द्वारा मध्य, एक राज्य एक अन्य राज्यों के मध्य, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य, विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो जो संघीय होता है उसमें आपका केंद्र एवं राज्यों के मध्य इकाइयों का के मध्य होता है, यानी केंद्र और राज्य के मध्य आपका जो शक्तियाँ होती हैं उनका विभाजन होता है संघीय में। अगला है, वियना की संधि कब हुई थी? यानी आपकी जो वियना की संधि है वो कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो वियना की आपकी संधि है वो कब हुई थी? तो वियना की संधि आपकी 1815 ईस्वी में हुई थी, यानी आपकी जो सही उत्तर होगा 1815 होगा। तो वियना की संधि कब हुई थी? तो आप लोग कहेंगे 1815 में। अगला है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो पंचायती राज की स्थापना है वो कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना जो है कब हुई थी? 1992 में। अगला है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती है? क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव व हिंसा, दल बदल या उपयुक्त सभी। तो आपके जो सभी हैं वो भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती हैं, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी होगा। अगला है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? यानी जो आपका लौह अयस्क है वो किस प्रकार का संसाधन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके यूपी बोर्ड 2025 में। तो जो लौह अयस्क है किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव या अनवीकरण योग्य। तो जो आपका सही उत्तर होगा, लौह अयस्क जो है वो आपका अनवीकरण योग्य प्रकार का संसाधन है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही होगा। अगला यानी कि 12वां प्रश्न है, निम्न में से क्वेश्चन है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? यानी कि किस निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो जो आपका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में, यानी इनमें से जो आपका महाराष्ट्र है उसमें काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड आपका नहीं होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? यानी इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल? तो आपका जो सही उत्तर होगा, फलीदार फसल आपकी कौन है? दालें हैं। अगला है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या कोयला। तो मोनाजाइट जो रेत है उसमें निम्नलिखित में से आपका जो खनिज पाया जाता है वो थोरियम होता है, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा वो थोरियम होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? यानी इनमें से कौन सा है शब्द जो आपके दो या दो से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है? तो आपका आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय बाजार। जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो आपका दो या दो से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस पर निर्धारित किया जा सकता है? प्राय प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपयुक्त सभी। तो जो आपका
सामान्यतः आप किसी देश का विकास दर निर्धारित करते हो किस आधार पर करते हैं, ये तीनों आपका सही होगा, यानी कि उपयुक्त सभी जो होगा वो आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से पड़ोसी देश में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो जो आपका सही उत्तर होगा वो श्रीलंका होगा, यानी कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान की स्थिति जो है मानव विकास के लिहाज से वो कम है और श्रीलंका की बेहतर है भारत से। अगला है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जो विभाजन का आधार है वो उद्यमों का स्वामित्व है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा उद्यमों का स्वामित्व होगा। अगला यानी कि 19वां जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है वो है स्व सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो जो आपका सही उत्तर होगा सदस्यों द्वारा, यानी स्व सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय किसके लिए लिए जाते हैं, स्व सदस्यों द्वारा। अगला है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या सूचना प्रौद्योगिकी, तो जो आपका सही उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्रक होगा, यानी एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। अब आ गए हैं हम अपने खंड ब पर। यहाँ पर आपको मिलेंगे अथवा करके 4 नंबर के आपके सभी प्रश्न हैं। इसमें पहला है ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए। यानी ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है उसको जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, इसके लिए आपको 2 कारण लिखने हैं। या अथवा में इसको लिखिए, कॉर्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। या इसको लिखिए या इसको लिखिए, दोनों आपको 4 नंबर देंगे, यानी प्रत्येक में से कोई एक लिखना है और एक आपको 4 नंबर देगा। दूसरा है यानी कि 22वां प्रश्न, भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये बताइए। यानी ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, भारत में जाति तथा राजनीति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा ये अपने मन से भी बना करके लिख सकते हैं। या अथवा में इसको लिखे, लोकतांत्रिक शासन का एक उत्तरदायी शासन होता है, उदाहरण सहित उत्तर लिखिए। यानी लोकतांत्रिक शासन जो है एक उत्तरदायी शासन होता है, इसके उदाहरण सहित आपको उत्तर लिखना है। अगला यानी कि 23वां प्रश्न है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, आपको कोई एक करना है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ, ये लिखिए। या फिर इसको लिखिए कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। यानी दोनों में से कोई एक लिखना रहता है आपको, और आपको कोई एक लिखने पर 4 अंक मिलेंगे। अगला है कि विकास मापने की यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। यानी विकास मापने के जो यूएनडीपी का मापदंड है वो किन किन पहलुओं पर विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, ये आपको बताना रहेगा। इसको करिए अथवा में इसको करिए। तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, स्वोदाहरण व्याख्या दीजिए। यानी तृतीय क्षेत्र जो है वो अन्य क्षेत्र जैसे आपके प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र हैं उनसे भिन्न किस प्रकार से, ये आपको बताना है और इसके उदाहरण भी बताना है। अगला क्वेश्चन आपका उत्तर आपका है वर्णात्मक, यानी कि उत्तर 150 शब्दों में लिखना है। जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी आपको 6 नंबर देंगे, इसमें भी अथवा करके प्रश्न है और 6-6 नंबर के प्रत्येक प्रश्न है। इसमें आपको जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करना है। इसको करिए या फिर इसको करिए। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। दोनों में से कोई एक प्रश्न अगर आप करते हैं तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगला है संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। यानी संघवाद जो है उनकी किसी 4 विशेषताओं का आपको वर्णन करना रहेगा। इसको नहीं करते हैं तो आप इसको करिए। लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। यानी लोकतंत्र की कोई 2 प्रमुख जो चुनौती है उनका आपको वर्णन करना रहेगा। अगला यानी कि 27वां प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। यानी भारत में जो वन्य जीव संरक्षण है उसके लिए आपको उपाय बताना है। या अथवा में इसको करिए, क्या भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, व्याख्या कीजिए। यानी कि बताना है आपको क्या भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, इसकी व्याख्या करना है आपको, ये बताना है। अगला है 28वां, मनरेगा 2005 के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। यानी जो मनरेगा 2005 था उसके उद्देश्य की आपको व्याख्या करना है, ये लिखिए। अथवा में इसको लिखिए, उन 3 तरीकों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा उपभोक्ता का बाजार में शोषण किया जाता है। यानी उन 3 तरीकों का आपको व्याख्या करना है जिनके द्वारा बाजार में आपका जो है उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। अगला जो 29वां आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न है। ये प्रश्न प्रत्येक 1-1 नंबर के होते हैं। आइए देखते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आपको निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखाचित्र मानचित्र पर इन चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। यानी सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु 1-1 अंक मिलेंगे, आधा अंक मिलेगा। यानी 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। भारत का आपको नक्शा मिलेगा, उस पर आपको जो जगह पूछेगा उसका आपको जगह को स्थान अगर सही दर्शाएंगे तो आपको आधा नंबर उसका मिलेगा, और नाम सही लिखेंगे तो आधा नंबर उसका मिलेगा। पहला जैसे प्रश्न, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का
प्रस्ताव पारित हुआ था, तो इसको आपको मैप पर दर्शाना रहेगा और फिर नाम लिखना रहेगा। दूसरा है वह स्थान जहाँ किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था, यानी वह स्थान बताना है आपको जहाँ किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। अगला यानी कि तीसरा है वो स्थान जहाँ 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यानी उस स्थान का जहाँ पर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसको आपको मैप में दर्शाना रहेगा और उसका नाम लिखना रहेगा। अगला है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, यानी वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था उस स्थान को आपको मैप में दर्शाना है और उसका नाम लिखना है। अगला है वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, यानी उस स्थान को बताना है जहाँ पर सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। अगला भी क्वेश्चन जो है मानचित्र संबंधित यही क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा सही दर्शाइए, सहित नाम सही स्थान अंकन हेतु आधा आधा अंक प्राप्त होगा, यानी एक 1/2 का मतलब होता है हाफ हाफ, यानी आधा आधा। भारत में किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम यस 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 चिन्ह सहित दर्शाए, यानी आपको जो दर्शाना है किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, यानी जैसे बुलंदशहर हुआ उत्तर प्रदेश का था, आप अगर उसको दर्शाते हैं तो ये चिन्ह देंगे और उसका नाम लिखेंगे तो आधा आधा अंक आपको मिल जाएगा। दूसरा है इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र दर्शाना है, यानी जो आपको इस चिन्ह से किसी राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र दर्शाना है, यानी इस राज्य का उत्तर प्रदेश का ही है। अगला है सलाल बांध चिन्ह द्वारा राज्य के नाम सहित लिखिए, यानी सलाल बांध जो है वो किस राज्य में है और आपको ये चिन्ह से नाम सहित दर्शाना है। अगला है दक्षिण भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा स्थान नाम सहित, यानी दक्षिण भारत की कोई एक नदी इस चिन्ह से बनाइए और कहाँ पर बहती है उसको लिखिए। अगला है राजस्थान का राजधानी नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए, जैसे राजधानी आपका जयपुर होता है तो उसको आपको दर्शाना है मैप में कहाँ पड़ेगा और जयपुर आप लोगों को लिखना है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये थे हमारे कुछ वायरल प्रश्न जो कि आपके पेपर में पीछे के सालों में पूछे गए और 2025 यूपी बोर्ड पेपर में पूछे जाने की जिनकी प्रबल संभावना है। तो आप लोग इन प्रश्नों को कहीं नोट डाउन करिए और इनके उत्तर लिख लीजिए और याद कर लीजिए।